अस्सलाम वालेकुम। बकौल नून लीग आइन तोड़ा मुशर्रफ ने, करप्शन की जरदारी साहब ने, तनकीद इमरान खान पे हो रही है। और यानी हैरानी की बात यह है कि पहले ख़ुद वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न के ऊपर आके कहा कि मैं अपने ख़ानदान को और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और बाद में वो उस एहतसाब से बिदक गए और दौड़ गए। और अब तो लगता है अयाज सादिक जो हैं वो बाकायदा स्पीकर नेशनल असम्बली नहीं रहे, बल्कि उनके कुछ ज़ाती मुलाजिम हैं नवाज़ शरीफ के। जिस तरह से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस को रोक दिया, अचकज़ई के ख़िलाफ़ रेफरेंस को खारिज कर दिया, इमरान खान और जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। और आज वो कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटीज़ जो हैं वो उनको पाबंद कर रहे हैं कि वो किसी तरह भी पैनामा पेपर्स का जिक्र मत करें अपनी कमेटीज़ के अंदर। यानी करप्शन करना और करप्ट होना इस मुल्क में बाइस इफ्तिखार और बाइस इज़्ज़त है। आमिर ज़िया और अली ज़ैदी और थोड़ी देर में हाफिज़ नईम रहमान मेरे साथ ही हैं। आमिर ज़िया, काश आप भी करप्ट होते तो आप भी काबिल एहतराम होते हमारे लिए। मैं इसका क्या जवाब? ये तो आपने मैं तो नुक्ता दिया है, मैंने जो सवाल तो नहीं किया। अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप करप्ट होते आप काबिल एहतराम होते, अगर आप चोर डाकू होते तो आप काबिल इज़्ज़त होते, और अगर आप अपना सजा याफ्ता भी होते और जेल में भी गए होते और रॉ के हामी होते और पाकिस्तान तोड़ने के अपने पैसे लिए होते तो आप इस मुल्क के हुक्मरानों में से होते। असेंबली में होते नहीं, जरूरी तो नहीं, अल्ताफ हुसैन तो असेंबली में नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये अलमिया है। मुझे तो इस बात पर मुझे ये मज़ाक़ खेज़ कहूँ मैं इसको, या संजीदा कहूँ कि पार्लिमानी कमेटियों में अगर आपने गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी और वो ये समझते हैं कि पाबंदी लगाने से इस इशू को वो दबा सकेंगे, तो मेरे ख्याल में इतनी इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि आप जितना चीज़ों को दबाते हैं वो उतना ही आपके गले का फंदा बनती हैं, उतना ही वो नवाज शरीफ साहब के लिए जंजाल साबित होंगी। ये जो मैं देख रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि जनाब अब हुकूमत जो है वो पैनिक में आ गई है कि जब वो ये कोशिश करने लगे कि जनाब गुफ्तगू ना हो उन चीज़ों के ऊपर, यानी कि जो लोग उसके खिलाफ एहतजाज करें उनके ऊपर आप पाबंदी आयद करने की बात करें, उनको आप असेंबली से उनकी मेंबरशिप को खारिज करने की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। और जितना वो इस मसले को दबाएंगे उतना ही ये उभर कर उनके सामने आएगा। मैं बस ये अर्ज कर सकता हूँ। और एक और बात जो आपने फरमाया ना कि बिल्कुल ये बदकिस्मती इस मुल्की के चोर डाकू बकौल आपके लुटेरे जो हैं वो बड़ी बड़ी मसनदों पर और बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं, लेकिन ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा और उसी वक्त हम लोग सिरात मुस्तकीम पर आएंगे कि जब इनका एहतिसाब होगा। तो ये एहतिसाब जो है मतलब है जब अवाम बेदार कौन करेगा? नैब तो आपकी बेकार हो गई, उसमें तो आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ मेरिट लोगों की प्रमोशंस हो रही हैं। नैब को आईबी की सोसाइटी में प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मियां साहब के घरेलू मुलाजमीन की तरह है। स्पीकर नेशनल असेंबली घरेलू हैं। पुलिस का दिल करता है वो एग्जैक को बंद कर देगी, बोर्ड को बंद कर देगी, लेकिन जो जेन्युइन चोर चक्के उनको कुछ नहीं करेगी। तो एहतसाब कौन करेगा? इसका पहली बात तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ का कोई मूड नहीं लगता कि इस मुल्क की मदद को आए, नवाज शरीफ के खिलाफ जाएं, तो मैं क्या कहूँ। आपने तो बहुत बड़ा कैनवस फैला दिया, लेकिन वाकई ये बात सच है कि इस निज़ाम में रहते हुए जब तक आप इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हुक्मरान जो है अगर वो बदउनवान है तो उसके मैं कहूँगा कि अंगूठे के नीचे हैं तमाम इदारे। तो कोई भी इदारा चाहे वो FIA हो तो वो उनके इशारे पे नाचेगी, वही करेगी जैसा आपने फरमाया कि मासूम लोगों को पकड़कर बंद करेगी। जो उन्होंने एग्जैक्ट के साथ किया, बोल के साथ किया, वो तारीख का हिस्सा है, सबको पता है। और अगर इस मुल्क में कभी फिर कोई नया करतास अबीज़ आया जो 10 बड़े गुनाह होंगे, उनमें से एक गुनाह ये भी होगा कि आपने 8000 लोगों को बेरोजगार किया और ना जाने कितनों को जिससे इनडायरेक्टली मुंसलिक थे उनको भी एक सोबतों में डाला। तो ये तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं कि FIA काम कर रही है, नैब जो है एक मुअत्तल इदारा बन के रह गई है, वो उनके इशारों को देखती है कार्रवाई करने से पहले। इसी तरह FBR है, वो टैक्स चोरों का एहतसाब नहीं कर सकती। ये जो आप इतनी फारसी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। आसान उर्दू में ये बताएं कि चोरों को पकड़ेगा कौन? चोरों को पकड़े। पहला बात तो ये कि इसके लिए अवाम को निकलना होगा, अवाम को वो प्रेशर बिल्ड करना होगा। अवाम ने तो इनकार कर दिया। आपने कल या परसों तहरीक इंसाफ को या कराची में जलसा देखा, निश्तर पाक तो ये भर नहीं सकी हैं,
तो उसके बाद इनका कराची में तो बिल्कुल ही गुब्बारा फट गया। मेरे ख्याल में इतना वो ठीक है, कह सकते हैं आप तनकीद है। कराची वाले हैं, मैं सच बोलता हूँ। नहीं, आप भी और हम भी सच बोलते हैं, और हम बिल्कुल मतलब जान पे खेल के सच बोलते हैं। तो बात ये अपना मुबशिर साहब के यकीनन ठीक है कि इन्होंने कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर पे पहला हमला किया, दूसरा किया, और पता नहीं कितने और करने पड़े। वो इनसे ज्यादा तो फैसल वाडा जो है ना, फैसल वाडा ने वो शायर फैसल को ज्यादा उसने इफेक्टिवली रोक दिया था, जिसमें सारी पार्टी जो है नाराज होकर बैठ गई। वैसे उसका नाम चेंज करा दें, फैसल वावेला कर दें वाडा की जगह। उनका रौला शौला तो बहुत डालते हैं ना। पहले वो छोड़ के चले गए, इमरान खान को छोड़ के चले गए जलसे में। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपने पहली बात की है। देखें, जो गाड़ी एक इंसान खरीदता है और एक इंसान चोरी करता है, दो ही क्लब के लोग गाड़ी चला रहे हैं। फैसल ने गाड़ी चोरी की है? नहीं, मेरी बात सुन लेना। जो गाड़ी खरीदता है ना अपने हलाल के पैसों से या अपने पैसों से, वो उस गाड़ी में जाके डकैती नहीं चलता। जब गाड़ी को चोरी करता है, वो करता ही वारदात के लिए। तो ये मैंडेट भी इसी तरह का है, जिस तरह का मैंडेट इस कौम का चुराया गया है, तो उन्होंने वारदात ही करनी है, चाहे वो MQM हो, चाहे नवाज शरीफ हो। एक पोटेंट ऑपोजिशन जो थी वो अपना काफी कमजोर हो गई है। कोई कमजोर नहीं हुई। हमारा प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, हम चलेंगे। अपने प्लान को ना अपने तक वो रखें। नहीं, मैं तो नहीं आपको डिस्क्लोज करने लगा प्लान। लेकिन मैं आपसे सभी कह रहा हूं कि पिछले 2 आपके जलसे थे, इवन लाहौर वाला, क्या आप उसे मुतमईन है? मेरे ख्याल में लाहौर की रैली तो अच्छी साइजेबल थी। नहीं थी बाय द वे, उसमें PMLQ की बहुत ज्यादा तादाद थी, उसमें कश्मीर के लोग जो थे हुर्रियत पसंद, उनकी बहुत ज्यादा तादाद थी। नहीं तो सब कौम पाकिस्तानी है ना, की बड़ी थी, पाकिस्तानियों की थी ना तादाद, पाकिस्तानियों की रैली थी, एहतसाब रैली थी। पाकिस्तानी छुट्टी कर रहे थे, वीकडे था, ब्रांड न्यू तंजीम है, यानी 6 दिन मतलब है कि पाकिस्तान देखिए, करप्शन इज नॉट एज बिग एन इशू जितना हमने समझा है। मुबशर, हर मैच में 100 नहीं होती। यू डोंट स्कोर अ सेंचुरी इन एवरी गेम। तो अगर एक जलसे में तादाद कम थी, हमारा मैसेज डिलीवर हो गया, हमने करना था। आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि PTI के लिए अभी तक एक क्रिकेट मैच हो रहा है, हमारी जिंदगियों पे बनी हुई है। मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ। एनालॉजी क्रिकेट मैच की कोई एनालॉजी नहीं। आप हार जाते हैं तो मौत नहीं है। नहीं, मैं आपको आप क्रिकेट मैच हार जाते हैं तो मौत नहीं है, मुल्क की बका की जंग हार जाते हैं तो मौत है। हमारा काम है लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, और उस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह लोग पहले भी आए हैं, फिर आ जाएंगे, फिक्र ना करें आप। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली कराची। वाडा आपके सीनियर रहनुमा है, वो जलसा छोड़ के क्यों चले गए? नहीं, फैसल वाडा ने रात को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। एक मिनट, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जिस दिन इमरान खान ने प्लान के तहत आना था यहाँ पे। मेरे ख्याल में फैसल वाडा ने गलती की, मैं कह सकता हूँ। He has a democratic right to do as a citizen, but उसने गलती की। It hurts the party. It does hurt the party. उसने गलती की, और उसने जो रोड ब्लॉक की वो भी गलती थी। और तरीके हो सकते थे एहतजाज करने के, जरूरी नहीं था कि 5 घंटे आप शाहरा फैसल पे, और हमें किसी को पता नहीं। उनका एहतजाज और पार्टी का एहतजाज अब अलग हो गया। नहीं, हम जब रैली करते हैं, एहतजाज करते हैं, रिटर्न देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं ये कह रहा हूँ कि अब फैसल वाडा यही समझे कि पार्टी जो है एहतजाज कमजोर तरीके से कर रही है, तो मैं जरा जाबिर तरीके का एहतजाज। अगर फैसल वाडा ने पार्टी को ऑन बोर्ड लेना था, तो फिर ना उस कोई पार्टी का नाम था, ना पार्टी का फ्लैग था, फैसल वाडा का नाम था, फैसल वाडा की तस्वीर थी, फैसल वाडा के डिमांड से, वो डिमांड हमारी पार्टी के डिमांड से मिलते हैं, वो है जरूर पार्टी में। मुझे तो उस वक्त पता चला था वो अरेस्ट हो गए, मुझे फोन आने लगा कि यार हम 4 घंटे से फंसे हुए, 5 घंटे से फंसे हुए, नई मुल्क भी फंसे हुए। और हमारा मसला क्या है? क्या मेरे ख्याल में उनका मसला है, मेरे ख्याल में जज्बातियत है, मेरे ख्याल में इमोशनल यंग मैन, बट आई थिंक आप उनसे खुद पूछ लें, उनको बुला के किसी शो में। इमोशनल यंग मैन को क्या फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे ना, ये काम क्यों कर रहे हैं? मेरा होता है आपकी पार्टी में ही सारे क्यों इमोशनल हैं, और जो बुजुर्ग भी हैं वो भी यंग होने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपकी पार्टी इमोशनल होना तो अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस को डायरेक्शन। दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के टीनेजर ही आपकी जमात में है। वो कौन है? वो शुरू हो जाते ऊपर से नीचे तक। नाम लेना, डायरेक्ट नाम लेना। डायरेक्ट बात ये है कि मेरी बात सुनो। आपको पता है मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूं। डायरेक्ट बात ये कर रहा हूँ कि करप्शन रोकेगा कौन? क्योंकि आप लोग, आप में स्टीम नहीं है, अवाम, और इदारे जो हैं वो इस काबिल नहीं। अवाम कैसे रोकेगी? अवाम हैज टू स्टैंड अप, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। आमिर ज़िया साहब, तकलीफ दे बात करने लगा हूं, लेकिन हकीकत है कि अवाम जो है वो शिया सुन्नी पे पटी हुई है, बरेलवी देवबंदी और इनमें तकसीम है, पंजाबी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, पश्तून, कश्मीरी, इसमें बटी हुई है। उसके बाद अपनी बिरादरियों में बटी हुई है। उसके बाद अर्बन और रूरल डिवाइड है, और सबसे बड़ी डिवाइड हैव्स एंड हैव नॉट्स की है। ये अवाम एक दूसरे के गले तो काट सकती है, एक कॉज पे इकट्ठे कैसे हो सकती है? मतलब है, अगर आप देखें हकीकत जो है ना वो यही है, इसी तरह की है, इससे मिलती जुलती है जो आप फरमा रहे हैं
कि हम लोग मुनक़सिम हैं और हमारे यहाँ असल जो एक मैं कहूँगा बुहरान है वो क़यादत का बुहरान है। क़यादत का बुहरान क्या है कि लोगों को जो मसाइल की बुनियाद पर जोड़ सके और इस चीज़ से बुलंद होकर के जी आपकी लसानियत क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आपका मज़हब क्या है, वो अवाम को मसाइल की बुनियाद पर जोड़े, कराची के लोगों को जोड़े, लाहौर के लोगों को जोड़े और पूरे मुल्क के। हमारे यहाँ जब तक वो लीडरशिप नहीं आती सामने, बहुत सारी चीजें जो है ना ये हम वो इंटेंजिबल्स पे बात कर रहे हैं, कहाँ से आएगी? वो अवाम में से आएगी। इंडिया से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, खुदा ना खास्ता क्यों करेंगे, उनकी तो हमसे बुरी हालत है। सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। वो भी रीजनल मतलब है, पॉलिटिक्स में डिवाइडेड है, तो ये फजा चल रही है हमारे यहाँ, पूरे साउथ एशिया की है। लेकिन वो लीडरशिप को आना चाहिए और ऐसी लीडरशिप जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रही हो, उसको ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अभी जो बदकिस्मती है, हमारी ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल हुक्मरान पार्टी की वो रीजनल पार्टीज हैं। PMLN जो है वो मुल्क की फेडरेशन की पार्टी नहीं है, गो की हुक्मरान पार्टी है। उसकी चारों सूबों में इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। वो बल्कि सिंध की तो पॉलिटिक्स करती ही नहीं है PMLN, वो तो चाहते ही नहीं करना कराची की पॉलिटिक्स। इसी तरह पीपल्स पार्टी के ज़माने में कहते थे जी वफाक की जंजीर है, उसका रोल भी जो है महदूद होता जा रहा है। अभी PTI को साबित करना है कि इमरान खान जो है और उनकी जमात जो है वो एक फेडरेशन की जमात है, इनकी पॉकेट्स हैं, थी 2014 तक, 2014 के बाद इनको डेंट पड़े हैं बहुत, इनको डेंट पड़े होंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, उनको साबित करना है कि दोबारा must come down, it'll go back up again, it doesn't matter। अच्छा, तो ये भी है क्राइसिस। ये तो बिलावल भुट्टो वाली लाइन है, गलत नहीं, ये मुझे सुनी होगी। नहीं है अपना, तो उसका मतलब कुछ और था। तो ये क्राइसिस है, ये चैलेंज है पॉलिटिकल क़यादत के सामने। अच्छा, फिर आप देखें कि ये जो क़यादत है उस तरह से सोच समझ के जितना फर्ज करें, कराची में PTI ने कल जलसा किया, जो इनको स्पीड वर्क करना चाहिए था वो मुझे इनके बयानिए में नजर नहीं आया। मैं कराची को अगर आप आगे ये बताएं कराची वालों को कि अल्ताफ़ हुसैन साहब में क्या मुबैना खूबियाँ या क्या मुबैना खराबियाँ हैं, तो आप कराची के लोगों की मालूमात में इजाफा नहीं कर रहे होंगे, है ना। आपको आकर कराची की सियासत का एक नया विजन देना होगा, आपको मजबूत चीज़ पर बात करनी होगी। ये तो हमको पता है कि MQM ने क्या किया, आप कोई इजाफा नहीं कर सकते। जो उसके एडमायरर हैं वो एडमायरर हैं, जो उसके मुखालिफ हैं, उसका एडमायरर तो मैं भी बहुत बड़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। लेकिन असल बात है कि अगर आपको कराची में रूट्स बनानी है तो आपको आकर एक प्लान ऐसा देना पड़ेगा जो लसानी बुनियाद पर कराची वालों को ना जोड़े, बल्कि मसाइल की बुनियाद पर। अभी उन्होंने भी जो टर्म इस्तेमाल की कि जी मैं महाजरों को, भाई महाजिर इज नॉट द इशू। महाजिर तो मतलब इशू इस कराची का जो प्रॉब्लम एक और है कि जो लोग हैं उनको डेनमार्क ने करप्ट अफराद को पकड़ने के लिए पैनामा पेपर्स खरीद लिए पैसे देके। पाकिस्तान में सिर्फ एक अखबारी खबर है और अखबारी खबर के तहत एग्जैक्ट और बोल बंद कर दिए गए। दुनिया की तारीख की बदतरीन विक्टिमाइजेशन हुई। एक आर्टिकल पे खबर भी नहीं, एक खबर भी नहीं, और वो आर्टिकल भी झूठा, और जिसको पाकिस्तान को अलाउ नहीं है, जिसको आना पाकिस्तान, उसका आर्टिकल और निकाला था, उसको निकाला गया था यहाँ से। तो अब ये तो सारे अखबार भरे में, अब क्यों नहीं होता एक्शन? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखें जो इंट्रेंच सिस्टम इन्होंने स्टेटस को ने बनाया हुआ है, ये 30-40 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जहां भी हूँ, जो कराची में कर रहे हैं, जो ये है कि इसका मतलब है कि इमरान खान को आज सबक मिल गया। जब 2014 को उनके कुछ लोग एडवाइस करते थे कि पार्लियामेंट में वापस मत जाओ, वो चले गए। आज उस पार्लियामेंट ने ही उनको ठुडा मार दिया। देखिए ये पार्टी का फैसला था, लेकिन अगर आप मेरा जाती फैसला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा जाती राय यही थी उस वक्त भी कि पार्लियामेंट में वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन और शाह महमूद को कौन समझाता और असद उमर को? वो अब सीनियर मेंबर्स हैं, उनकी उन्होंने अपना डिसाइड किया, उन्होंने गलती की। हो सकता है की हो, नहीं हो सकता है की हो। मैं कह रहा हूँ मेरी राय के, आपकी राय में वो सही फैसला नहीं था। मेरे ख्याल में एक दफा पार्लियामेंट से निकल गए थे, वापस नहीं जाना चाहिए था, और उसी की वजह से काफी कमजोरियां। लेकिन फिर पार्लियामेंट में रहने की उन्होंने दे पुट द प्रोज एंड कॉन्स एंड दे थॉट, उनकी नजर में कॉन्स कम थे और प्रोज ज्यादा थे, तो पार्लियामेंट में वापस गए। तो अब पार्लियामेंट में रहे नजर, जब इमरान को भी डिस्क्वालीफाई आज तो खान साहब गए थे पार्लियामेंट में, नहीं तो रहे ना वो अयाज जो के सादिक नहीं रहे, वो तो चले गए थे खान साहब के। कभी भी सादिक नहीं थे, आप लोगों को गलत फहमी नहीं, हमें तो मुझे तो कभी आप लोगों को लेट समझ आती है। मुझे कभी सरदार चौधरी का भी लेट समझ आया था आपको, दूसरी चीजों का भी लेट। फिर पूरी कौम नहीं, मैं नहीं था, मैं खिलाफ था उसके, मैं अलल ऐलान बता रहा हूँ, मैं तो मुशर्रफ की साइड से बात कर रहा हूं। देखिए इंसान से गलतियां होती हैं ना। अभी आपने 5 मिनट पहले कहा एक जमाने में आपने अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट की, मैंने कभी नहीं की। मैंने अल्ताफ हुसैन को नहीं, मैंने MQM को सपोर्ट की। लेकिन MQM एक हकीकत है। और आपको एक बात बताता हूं, जितना काम MQM ने, मैं आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, जितना रिफाही काम MQM ने कराची और हैदराबाद में किया, पाकिस्तान की तारीख में मुझे एक जमात बताएं जिसने इतना काम किया। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ठीक, आपका सवाल है पे मेरा काउंटर सवाल इस पे, और जवाब भी यही है कि जितने क्राइम्स उन्होंने कमिट किए वो भी पाकिस्तान की काफी क्राइम्स तो हैं, हमें पता है, काफी क्राइम्स एट्रिब्यूटेड है।
और उसी वजह से हम उसको बुरा कहते हैं, उसी वजह से हम उसको गद्दार कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसका मैनिफेस्टो है ना, एम्पावरमेंट ऑफ लो मिडिल क्लास, वो बड़ा आइडियल किस्म का मैनिफेस्टो है और हमारी आंखें खुलती हैं उस पर। सबके मैनिफेस्टोस अच्छे होते हैं मुबशर, इट इज द डिलीवरी, इट इज द एक्शंस। आप कत्लो गारत का निजाम आम कर दें, फिर आप मैनिफेस्टो, मैं बड़ी अच्छी किताब, मैनिफेस्टो तो आपका भी बड़ा अच्छा है, लेकिन सबके अच्छे। केपीके में हमने देखा है कि बड़ी अपना करप्शन है, आप लोग मानते नहीं है, वो और बात है। एक्सपोज करें ना आप। एक्सपोज किया हमने, हेल्थ सेक्टर में इतना किया, एजुकेशन में किया। मुबशर 3 साल अब होंगे उस हुकूमत को, वो कब से बैठे हुए हैं आप? एक मिनट, 3 साल में आप मुझे बताएं क्या 3 साल में 3 दफा आपका तो बजट ही लैप्स होता रहा? क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस को नहीं देंगे। अब जब लोकल बॉडी हो गई, एम्पावर की है लोकल बॉडी, आप देखिएगा कैसे काम होगा। आप कभी आप मेरे साथ आए, कभी मुल्क से बाहर भी चले हैं, यहाँ भी चले, आप जो एक्चुअल ग्रांट लोगों के लोगों के बाहर है, मैं रहता यहाँ पे हूँ। नहीं, मैं मुल्क के, आप मैं 8 अभी महीने के बाद आए अभी। मैं नहीं 5 नहीं 4 महीने बाद, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं मुल्क से बाहर था 4 महीने, और हो सकता है मैं फिर चला जाऊँ, मेरे कुछ काम में खत्म हो जाएंगे, मैं इधर ही था, मैं इधर ही रहता हूँ। लेकिन गिरफ्तारी होनी है उसमें मैं ना हूँ। नहीं, गिरफ्तारी मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा। मैंने मियां नवाज शरीफ ने क्या गलत किया अगर वो 2 महीने बाहर रहते हैं? मियां नवाज शरीफ ने तो कौन, मैं तो गली गली में चोर है, शोर है, नवाज शरीफ चोर है, वो तो चोरी करके मुल्क से डर के बाहर जाता है। मैं तो किसी काम के लिए जाता हूं। है जो काम मियां नवाज शरीफ साहब करते थे अपनी लॉन्ग मार्च के जमाने में, आज उसको वो गलत कह रही है। जो काम ये लोग अपनी हुकूमतों में करते हैं उसमें ये लोग एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, सारे दे रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी क्या, MQM क्या, नून क्या, PTI क्या, अब अवाम किसके पीछे आए? वो जो लीडर, जिस अजीम लीडर की आप बात कर रहे हैं, वो अमीरुल अजीम कौन होगा? ये तो मतलब है वो रिस्पेक्ट और वो चीज़ उनको अर्न करनी पड़ेगी। बात जो मुझे ज़्यादा, जब आपने एक इशू, मेरे ख्याल में हमें उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करनी चाहिए। PTI की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली जो 2014 की आप बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात है वो। बात ये कि यकीनन एक बार जब आपने कह दिया कि वो असेंबलीज जो हैं जाली हैं और आपने उनको डिस्क्रेडिट कर दिया, तो उसमें बाहर जाना जो था वो एक तरह की बहुत बड़ी एक अलामती शिकस्त थी, जो मेरे ख्याल में इनको कॉस्ट कर रही है, आज भी कॉस्ट कर रही है। एक बार, अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जिस तरह से आप ये लोग एक जगह बैठ गए थे 2014 में, और इन्होंने बहुत बाद में शुरू किया था दूसरे शहरों में जाके मोबिलाइज करना। नवाज शरीफ की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक जलसा करें, डंडे बजाते हुए दोबारा घर चले जाएं और 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद दोबारा जलसा करें। तहरीकें इस तरह से नहीं चलती। तो इनको जरा सोचना चाहिए, माजी की तहरीकों का जायजा लेना चाहिए कि किस तरह से चली, क्या हुआ। पीपल्स पार्टी को चलानी आती है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जमात इस्लामी हो गई, उनको PPNA को आती है, ठीक है ना। तो वो जो सियासी तहरीक चलती है ना, उसको सस्टेन करना, वो सिर्फ जलसा जुलूस ये नहीं होता कि आपने तकरीर की, गाया बजाया। अब तक तो इनकी पूरी क़यादत को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, और जो इनका वर्कर है वो तहरीक चला रहा होता, जो हमने हमेशा से देखा है। तो मेरे ख्याल में इनको ज्यादा इसमें मैं बात नहीं कर सकता आप लोगों से। शेख रशीद की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी तहरीक में, बट एनीवे, आमिर ज़िया मेरे साथ है, अली ज़ैदी मेरे साथ है, हाफिज नईम और रहमान एक ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे, जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हमें ज्वाइन किया है जनाब हाफिज नईम और रहमान ने, रहनुमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी पाकिस्तान के। नईम भाई, आपके आने से पहले बड़ी हमारी गुफ्तगू हो रही थी आमिर ज़िया साहब से और अली ज़ैदी साहब से। बात यह है कि जहाँ पे अपोजिशन बहुत कमज़ोर से कमज़ोर पड़ती जा रही है करप्शन के मुहासबे के लिए, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत उसी डटाई से और हद तक बेशरम होती जा रही है। मेरे आई एम सॉरी, ये अल्फाज शायद सही ना हो, लेकिन मुझे फिर मेरे अल्फाज लिमिटेड है, मेरी वोकेबलरी लिमिटेड है, तो आप खुद तस्दीक कर दीजिएगा। बात यह है कि हुक्मरान, हुकूमत और हुकूमती इदारे, वो लगता है मिलकर करप्शन को, चोर बाजारी को, चोरी को, बददियानती को फ़रोग दे रहे हैं, और पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी को फ़रोग दे रहे हैं ख़ास तौर पे। और अपोजिशन जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोग दिन ब दिन इंतहाई कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या वजह नईम साहब, पाकिस्तान का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुशीर भाई। देखिए, ये बात जो पहला हिस्सा आपका है कि हुक्मरान तो वाक़तन जो काम कर रहे हैं, मसलन कश्मीर है, कश्मीर हमारा कोर इशू है, हमारा नजरियाती इशू भी है और हमारा माशी इशू भी है, और पहले नजरियाती है फिर माशी भी साथ साथ है। और उस पर जो इनका हाल है कि वहां पर लोग शहीद होते चले जा रहे हैं, वहां पर पैलेट गन से फायरिंग हो रही है, और ये बाहर नहीं आ रहे हैं उस आलू प्याज की सियासत से।
ये बाहर नहीं आ रहे हैं, वो एक रस्मी सी बात किसी प्रेशर की वजह से करने पर बस ये हो जाते हैं। एक चौधरी निसार साहब रखे हुए हैं इन्होंने जो बयानात देते हैं, और बाकी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका तो लगता है कि पूरा गोल ही ये है कि इनको जो है वो इंडिया तक के साथ मिलकर ही कोई चीज करनी है। तो उसके नतीजे में हमें बहुत नुकसान हो रहा है, और वहाँ कश्मीर की तहरीक को भी नुकसान हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान में फिर बदकिस्मती से एक लॉबी है ऐसी जिसका ना नजरिया पाकिस्तान से ताल्लुक है ना पाकिस्तान से, उन सबको इंडिया के मफादात अजीज हैं, अमेरिका के मफादात अजीज हैं, उनको मौका मिलता है कि वो आकर जो है ना इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि जिसमें वो काज़ी आज़म को भी सेकुलर साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो इस साबित करते हैं पाकिस्तान तो बस वैसे ही बन गया है, ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना किसी नजरिए से ताल्लुक है। तो ये सारे खतरनाक काम इसी हुकूमत के तहत हो रहे हैं। फिर करप्शन और लूटमार तो जाहिर है कि सब पर आया है। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो देखें, इसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जमात होने की हैसियत से पीटीआई की बनती है, और जाहिर है कि हम भी अपने आप को लाताल्लुक नहीं कर सकते हालात से। हमने ट्रेन मार्च किया, हम धरना कर रहे हैं, हम आज भी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, हम मुसलसल मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि अलग अलग इस तरह की चीजें करने के नतीजे में भी एक सवाल पैदा होता है, कोई रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं धरना अनाउंस कर दें, सिराजुल हक साहब और इमरान खान से कहें कि आप उसमें शरीक हो जाएं, या इमरान साहब अपनी तबीयत उस्ताद तबाह जिसे कहते हैं, ये चल पता नहीं लफ्ज बुरा लफ्ज है लेकिन अच्छा ही लफ्ज है, अदबी लफ्ज है, उस्ताद तबाह के बाइस किसी भी तरह का कोई ऐलान कर दें और बात किसी को अपनी सब्सिडी समझ कर कहें कि भाई आप शरीक हो जाएं। इस तरह सियासत नहीं होती है। अगर अपोजिशन को मजबूत करना है तो फिर उस पर सबको बैठकर चॉकआउट करनी होगी चीज, और वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है कि खुर्शीद शाह किस तरह से हुकूमत की बी टीम का रोल प्ले करते हुए सारी अपोजिशन को डिफ्यूज कर देते हैं। देखिए, रियल अपोजिशन तो खुर्शीद शाह नहीं है, ये बात समझनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा प्ले कर रही है, बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। खुर्शीद शाह साहब टाइम गेन करते हैं, और वो पूरा नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी जो 10 साल पहले की अंडरस्टैंडिंग है कि 5 साल तुम और 5 साल हम, वो उस पर कारफरमा है। ये काम तो इमरान खान और जमात इस्लामी और इस तरह की मुहिब वतन जमातें, मैं किसी की भी उबुल वतनी पे शक नहीं करता, पीपल्स पार्टी के लोगों की भी नहीं करता, लेकिन जो उनका कंडक्ट है वो यही है जो साबित कर रहा है कि उसके नतीजे में नवाज शरीफ को फायदा पहुंचेगा। नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को फायदा पहुंचाया, अब जरदारी साहब नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जो इनिशियल जो बेसिक जो है ये फैसला तो इमरान खान और सिराजुल हक साहब को करना होगा, और इसमें ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान की है कि वो पहले फैसले करके बाद मशवरे न करें, बल्कि मशवरा करके लॉन्ग टर्म की बुनियाद पर कोई चीज तय करें, और उसके नतीजे में कोई लंबे अरसे तक ना करने वाली बातें ना करें। आपसे आमिर जिया साहब ने को सवाल पूछना है। सवाल क्या, अब एक छोटा सा मेरा कमेंट है कि जमात इस्लामी से जिस इन हालात में खुद ये बयान करें कितने गंभीर हालात हैं कि जनाब कश्मीर इशू आपका पीछे जा रहा है। बांग्लादेश में वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान फौज के लिए लड़े, उनको फांसी दी जा रही है, ये हुकूमत कुछ नहीं बोलती। और जमात इस्लामी की तरफ से भी मैं देखता हूँ बड़ा नरम से एहतजाज होता है, उस तरह से जिस तरह से, माफ कीजिएगा मेरा ये इंप्रेशन है, और कर रहे हैं ये लोग भी बयान देते हैं, आज ये मुजाहरा भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में, धरना भी दे रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद करते हैं फांसी के बाद, फांसी के बाद देते हैं, ये खुल के नहीं आना चाहते कि उनके ख्याल में डॉक्टर तहल कादरी को फायदा ना हो जाए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो जमात इस्लामी से हमें जिस किरदार की आप खुद कह रहे हैं कि जी कश्मीर इशू बिट्रे हो रहा है, उससे आप 20% प्रोग्राम सिराजुल हक और जमात इस्लामी के लोगों के करना शुरू करें, वो उससे बड़ा धरना हो जाएगा। मसला ये है कि सबको मेरे, यानी आप तो मुझे क्रेडिट दे रही है इसका मतलब। आपको तो मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आपको बहुत क्रेडिट जाता है तारुल कादरी को प्रोजेक्ट करने में और उनके धरनों को आगे बढ़ाने में। तो मैंने तो इमरान खान के धरनों को बड़ा सपोर्ट किया, यानी प्रमोट तो किया नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि देखें आज जो धरना हमारा हो रहा है या हमारा जो मुजाहरा है जो बांग्लादेश के इशू पर, हमारे पूरा मीडिया ने सुबह से क्या कल से क्या जब से ऐलान हुआ उसका बाइकआउट किया हुआ है। जी बिस्मिल्लाह। अब ज्यादा कुछ नहीं भाई, मैं कुछ कह सकता हूँ, आपकी इजाजत है अली भाई कहिएगा, लेकिन ये है कि मैं खाली ये कह रहा हूँ कि काश के जब धरना दिया था 2014 में तो आप सिराज भाई को समझाते और फिर साथ मिल जाते, क्योंकि आप लोग उस वक्त मिले नहीं थे, आप लोग मुफाहमती वाली कमेटी में बैठे को नहीं समझा सके, अपनी को नहीं समझा सके। नहीं देखिए, जब फेलियर और सक्सेस हमेशा कलेक्टिव होता है, उस वक्त होता ना, आप लोग एक आसमान पे थे। फेलियर और सक्सेस कोई भी मूवमेंट की कलेक्टिव होती है, इंडिविजुअल नहीं होती। प्रॉब्लम ये है सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक साहब कह रहा हूँ जनाब नईम साहब, प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कश्मीर में बांग्लादेश में शहीद होने वाले एक शख्स के लिए आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं। वैसे मैं भी उसके साथ हूँ, मैं उन आवाज़ों की, मेरी भी आवाज़ शामिल है,
और मैं उनको शहीद कंसिडर करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत जुल्म हुआ है और हसीना वाजिद जो है वो दुनिया की बदतरीन क्रिमिनल्स में से उसका शुमार होता है, जिस तरह के मासूम और बेगुनाह लोगों के साथ जो कुछ वो कर रही है। एंड ऑफ स्टोरी। बट हैविंग सेड दैट, सऊदी अरेबिया में जब बेइंतहा लोग मारे जाते हैं और हजारों पाकिस्तानी वहां पे जेलों के अंदर हैं, कई सालों से हैं, गल सड़ रहे हैं, उस पे खुदा ना खास्ता कभी जमात इस्लामी की आवाज नहीं उठेगी, कभी भी नहीं आएगी। देखिए मुबशिर भाई, बात यह है कि इश्यूज की तो एक बड़ी लिस्ट है ना इस मुल्क में कि जिसके हुक्मरान ऐसे होते हैं, उसमें हर तरफ तबाही नजर आती है, हर तरफ मजलूमियत होती है, हर तरफ जबर होता है। और इंटरनेशनली हम अपने दोस्तों से भी दोस्तों की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि गुलामों की तरह बिहेव करते हैं, जिसके नतीजे में हमें नुकसान होता है। कुछ कि दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करें। वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि हमें हर तरफ से महाजों पे, लेकिन कुछ चीजें सिग्निफिकेंट होती हैं। बांग्लादेश के जो लोग इस वक्त फांसी के फंदे पर झुलाए जा रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, वो पूरा नजरिया है कि आप ये सोचें तो सही कि आपने 70 में जिन लोगों को आज ये किया जा रहा है वो पाकिस्तान को बचाने की तहरीक चला रहे थे, अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे फौज के साथ मिलकर, और उनको ये सिला मिला है कि ना फौज उनके लिए कुछ बोलती है और ना हुकूमत कुछ बोलती है। फौज तो कहेगी भाई हुक्मरानों को बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सिपहसालार को भी आगे आना चाहिए और कमेंट करना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है जो उनके हाथ में जो है वो। मैं तो सोचता हूँ सिपहसालार को वैसे ही आगे आ जाना चाहिए और करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहिए, यानी उनकी जिम्मेदारी है ये। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कसम उठाई है, ओथ उठाया है, हलफ उठाया है, उन्होंने किसी वजीर आजम के नाम पे हलफ नहीं उठाया। लेकिन आपको हैरानी होती है कि जब आपको पता चले कि सस्ती रोटी का जो रिकॉर्ड था वो चल गया, मेट्रो का रिकॉर्ड चल गया, LDA का रिकॉर्ड जल गया, आज नंदीपुर का रिकॉर्ड भी चल गया, यानी अब को करप्शन की गुंजाइश रह गई है? नहीं, मुझे तो कोई इसमें हैरत नहीं हो रही, ये लोग यही करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब बाबर गौरी साहब इसके बाबर गौरी को साहब नहीं कहते, अच्छा साहब नहीं कहता, चले मैं पोर्ट एंड शिपिंग का वजीर था, तो 2 मरतबा PN इसका रिकॉर्ड पूरी जो है वो जल गई थी बिल्डिंग। तो ये सारे करप्ट लोग, ये सारे जो है वो घपला करने वाले और अरबों रुपया खाने वाले लोग ये तीसरा रिकॉर्ड जलाते हैं। ये तो अवाम को अब जो है वो ठीक तरीके से और लीडरशिप को आगे आना होगा। और मैं फिर भी दोबारा कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके कंसेंसस जिन लोगों के दरमियान डेवलप हो सकता है उनसे ब्लैक एंड व्हाइट पे बात करनी होगी, ऐलानात करके मशवरा नहीं करना होगा। और जहां तक मैं अली जैदी साहब ने मुझे तवज्जो दिलाई है, 2014 में तो खुद PTI के लोग सिराजुल हक साहब से रब्ता करते थे कि खुदा के खान साहब को मना करें कि KPK की असेंबली ना टूट जाए, तो हमने उस वक्त तो आपकी पार्टी को भी बचाया। यानी आपने तो बिल्कुल इनको ब्रेना कर दिया पकड़ के, PTI को ब्रेना। देखिए नहीं भाई, ये बात नहीं होती। अच्छा, मैं और आप कराची में जब थे तो हमने भी तो की ना अलायंस, हमने तो डिसीजन अपने लिया। क्या उस वक्त आपके खिलाफ पार्टी में लोग आपके नहीं बोलते थे कि PTI से ना करो, या मेरी जमात में नहीं बोलते थे कि जमात इस्लामी से ना करो, लेकिन हमने ग्राउंड पे किया ना अलायंस। लेकिन बिल्कुल सही, ये बात दुरुस्त है, दोनों को नुकसान हो, दोनों का फायदा हो, गलत नहीं, आपको नहीं, ग्राउंड रियलिटीज हमें पता है ना। क्या किया, दोनों ने कबूतर छोड़े और यानी अपनी उसका इजहार दोस्ती के लिए, और आगे इन्हीं के सपोर्टर्स ने उन्हीं का कबूतरों को पकड़ लिया। नहीं भाई, जरा आप इस पे खुद ही कमेंट करते चले। मैं मेरा एक गैर जानिबदार कमेंट, देखिए इनका जो वोट बैंक है PTI का वो निस्बतन लिबरल वोट बैंक है, ठीक है ना, वो जरा निस्बतन ख्याल है, मेरा ख्याल है, गलतफहमी है मेरी। अच्छा, जमात इस्लामी का बहुत नजरिया बैंक है। अच्छा, दोनों को एक दूसरे के, आप मुझे एक बात ठहरे, एक मिनट, एक मिनट जी, आपके ख्याल में मैं लिबरल हूँ कि नजरियाती हूँ? आप तो मेरे ख्याल में नजरियाती हैं। और मैं अगर कल सुबह को इलेक्शन होता है, हाँ, मैं 1 साल की बात नहीं बात कर रहा, क्योंकि कौन कैंडिडेट होगा, कौन पार्टी क्या होगी, वो तो एक, लेकिन मफरूजे के तौर पे कल सुबह इलेक्शन होता है, मैं जमात को बड़े आराम से वोट दे सकता हूँ, बिकॉज मैंने जमात को लिबरल पाया है अपने एटीट्यूड में। जमात जो है फजल रहमान नहीं है, जमात जो है वो उस तरह की अपना वो मजहबी नफरत की सियासत नहीं कर रही, ये क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। हाँ, बस एक जमाने में मारपीट की किया करती थी, हमने भुगता है थोड़ा सा, तो मैं मतलब है दूध का जला जो है जला चाय भी फूक फूक के पीता है। हाफिज साहब कुछ बात कर रहे हैं जी। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने क्लियर किया है। देखिए, जमात इस्लामी न किसी फिरके की सियासत करती है, न मसलक की सियासत करती है, न इस बुनियाद के फिरकों की बुनियाद पर दूसरों को काफिर करार देती है। हम अपने देखिए, एक लिबरलिज्म है अपने इस्तिलाही मानों में, और एक लिबरल होना है कि सबके लिए काबिल कबूल और मादर पिदर आजाद की सलाहियत पैदा करना।
हम उस तरह के लिबरल नहीं है कि जो बिल्कुल मादर पितर आजाद लिबरल हो। हम वो लिबरल है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम हर तरह के लोगों के साथ, हम भी गुनाहगार खताकार लोग हैं, पाकिस्तान के बेशतर लोग दीनी जहन रखने वाले लोग हैं, अपने अमल में हम कोताही कर सकते हैं लेकिन हमारे अंदर से इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। देखें ना, दो चीजें तो हमारे मुल्क में बड़ी क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ। आमिर रियाज साहब से सवाल कर रहा हूँ। एक हिंदुस्तान से हमदर्दी रखने वाला आदमी, उसका फ्यूचर नहीं है, और एक फ्यूचर है, उसका फ्यूचर है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, असूली तौर पे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, और एक गुस्ताख रसूल का नहीं है। इसका मतलब है कि इतने अकीदतमंद और मोहब्बत करने वाले हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग, बिल्कुल इसमें कि आप बर्दाश्त ही नहीं है कोई ये दो बातें। बीच में हम बहुत लिबरल हैं, हम हर बात पे जितना मर्जी बड़ा सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा हम कहते हैं यार चलो अल्लाह ने खैर कहता तुझे अपना अपना कर लो, ठीक है ना। अब मुझे ये लग रहा है कि पहली बारी हिंदुस्तान से मियाँ साहब के इतने लिंकेजेस साबित हो गए हैं, उसके बावजूद कौम का रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या चेंज है? मेरे ख्याल में उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही हिज़्ब इख्तिलाफ सही तरह से। ये आपका मीडिया बिक गया, मीडिया उसकी बड़ी वजह है, मीडिया बिक गया ना, मीडिया बिका हुआ, इसमें क्या शक व शुबे की गुंजाइश है कि जो नवाज शरीफ साहब का एलाइड मीडिया है, जो उनके साथ खड़ा है, जिसने जो उनका नहीं भी है ना वो भी बिका हुआ है, जो कैंपेन जिन्होंने की थी एक जमाने में, जो नहीं भी है वो भी बिका हुआ है। हाँ, किसी ना किसी सूरत में मतलब है इस बाजार हुस्न में सबकी कीमत लग चुकी है अपने अपने हुस्न के मुताबिक, तो वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन असल बात क्या हो रही है कि जी हमारे यहाँ जो अवाम से अगर कोई सच्ची बात करे और उनको बता रहा हो कि इशू ये है, तो वहाँ हम निकलेंगे। बात बिल्कुल आपने सही कहा कि जनाब हिंदुस्तान की बालादस्ती, हिंदुस्तान का जबर, बल्कि भारत का जबर, भारत की बालादस्ती या तिजारत के नाम पे, आलू प्याज के नाम पर अगर आप कहें कि जी आप अपने कोर कौमी मफादात को कुर्बान कर देंगे, वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ खबरें चलती हैं, खबर तो संजीदा चीज़ है ना, लेकिन हमारे यहाँ न्यूज़ पैकेज ऐसा बनता है कि उसमें भारतीय रक्स होगा और भारतीय मौसीकी होगी। तो आपने इतना बड़ा कल्चरल असॉल्ट किया हुआ है हमारे ऊपर, उसमें कौन पेश है? हुआ ना मीडिया ना, उसमें कौन पेश है? मीडिया पेश है। पैमरा सो रही है, पैमरा उस पर कोई चीज पर पैमरा को जाग रही है, पैमरा को कुछ मत कहें। इन मामलात पे हर पाकिस्तान के हुक्मरानों से कोई आदमी उनकी करप्शन से सवाल करता है, उसको 10 लाख का फाइन कोई पूछे इनसे कि जी हमारे हर चैनल पे गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, आपको नहीं मुझे फाइन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कितना इंडियन कंटेंट चल रहा है, जमात इस्लामी भी नहीं बोलती उस पर कि हर हमारा एंटरटेनमेंट चैनल हो, हमारा न्यूज चैनल हो, हमारी खबरें हो। जमात इस्लामी का भी एक प्रॉब्लम है, जमात इस्लामी का प्रॉब्लम यह है कि वो सब कुछ करना चाहती है, मीडिया को नाराज नहीं करना चाहती। ये भी मतलब ही सियासत कर रहे हैं क्यों नईम साहब? नहीं मोहसिन साहब, मीडिया को क्यों नहीं, सबसे ज्यादा तो हम ये बात करते हैं। मैंने तो आपसे कहा ना, मैं तो आपको नाराज करने को अफोर्ड कर सकता हूँ सच्ची बात के लिए। तो फिर मैं तो गरीब सा आदमी हूँ ना, मैं कोई चैनल का मालिक हूँ, खुदा के लिए। आजादी सहाफत को कोई खतरा नहीं है, अल्लाह ताला आपको ऐसा गरीब सबको बना दे, आमीन। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए जो मीडिया है ना हमारा, उसका किरदार बहुत खराब है। जिस चीज को चाहे मसला बना दे और जिसको जो चाहे जो है वो फेंक दे उठाकर, और हम जैसे लोग भी हमारा परसेप्शन ये बने कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। जमात इस्लामी जितनी एफर्ट इन इश्यूज के ऊपर करती है, उतनी एफर्ट कोई पार्टी नहीं करती, और हम जेन्युइनली करते हैं, इसलिए कि हमारा कोई मफाद नहीं है, हमारे राजे लॉक नहीं बनाना ना पहले वालों को पैसा बनाना था। हाफिज साहब मेरे साथ ही आप रहिएगा, अली ज़री साहब भी हैं, आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ एक ब्रेक के बाद। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। हाफिज साहब 1 मिनट है आपको और दीगर शुरका को 1 मिनट है अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए करप्शन के ऊपर। देखिए करप्शन एक नासूर की सूरत है और हमारा हुक्मरान इसके अंदर मुलव्वस है। इनिशिएट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से करना होगा, इनका एहतसाब करना होगा, इनके गुजरा को सामने आना होगा। अगर ये नहीं करें तो इस पर अपोजिशन को एक ज्वाइंट वेंचर बनाना होगा। अपोजिशन से मेरी कतई मुराद पीपल्स पार्टी नहीं है। मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ, सिराजुल हक साहब हमारे अमीर हैं और अपने अपने तौर पर हम अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बड़ी पार्टी की हैसियत से मशवरा करके काम करना होगा। ऐलानात करके लोगों को अपने ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी होगी। अगर हम एक्युमुलेटिंग इफेक्ट डालने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। देखें, ये हम कैसी जमहूरियत में रह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं आजकल, उसका रिजल्ट टर्नआउट 10% भी नहीं है। हम ये कौन सी जमहूरियत बचा रहे हैं जिसमें करप्ट से करप्ट इलेक्ट हो गया असेंबली में, और उसमें जो करप्ट है वो वजीर और जो सबसे करप्ट है वो प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टेंटली ये
जो मैंने आर्मी चीफ साहब को खत लिखा था, मैंने तो उसमें उनसे सिर्फ सवाल पूछे थे, और मैं चीफ जस्टिस को भी खत लेकर सवाल पूछे कि क्या मॉडल टाउन के अंदर जो कत्ले आम हुआ वो सारी दुनिया की टीवी भी नहीं नजर आया, उस पर भी सब खामोश हैं? क्या पनामा के अंदर जो सारी दुनिया देख रही है कि उनके बच्चों के बयानात कैसे कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, सब खामोश हैं? कत्लो गारत हो रही है, खामोश हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि, और कराची के हवाले से, कि जो जुर्म किया गया कराची के साथ वो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से माफ नहीं होगा। ये नहीं होता कि मैं बैंक लूटूं और जाके बोलूं पाकिस्तान जिंदाबाद और मेरी माफी हो जाए। जितने लोग इस राब्ता कमेटी में भी थे ना, उन सब के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, बिकॉज अल्ताफ हुसैन ने खुद गोली नहीं चलाई थी, चलवाई इन्होंने थी। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारा मरकज़ की सियासत है। और मरकज़ की सियासत में जैसा आप फरमा रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो भारत नवाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को कुर्बान कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर आप किसी चीज़ को लें, और कल को ये मईशत को जिस तरह से तबाह कर रहे हैं और हमारी डिफेंस को कमज़ोर कर रहे हैं, तो असल मसला ये है कि जी आप इस हुकूमत को कैसे काउंटेबल ठहराएंगे। जिस तरह से करप्ट सिस्टम के तहत अगर इलेक्शन कल को होते हैं तो आप देखिएगा नवाज शरीफ साहब दोबारा आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें एक बात तो ये दो बातें, एक तो मुत्तहिदा महाज होना चाहिए, जो पेट्रियोटिक जमातें हैं, हुब्बुल वतन जमातें हैं, जो समझते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा, अवाम को निकलना होगा, और इदारों को सबसे बड़ी बात है कि अपना किरदार अदा करना। एक मुझे बात बताएं कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इमरान खान के अलावा कोई और चेयरमैन आपको मंजूर है पीटीआई का? नॉट एज लॉन्ग एज ही इज अराउंड। आई मीन अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, विजन उनका। थैंक यू। अली जैदी, आमिर ज़िया और हाफिज नईम रहमान ने जवाब दिया, आपने सुना। जो अली जैदी का आखिरी जवाब था वो बड़ा आई ओपनर है। अगर पीटीआई का मेंबर जो है वो ये कहेगा नॉट एज लॉन्ग एज इमरान खान इज अराउंड, उसने ये नहीं कहा कि जब तक वो अकल की बात करें, सोच की बात करें, तो उतना ही मार्जिन आपको MQM वालों को भी देना पड़ेगा जब वो अल्ताफ हुसैन के मतलब बात करते हैं, उतना ही मार्जिन आपको पीपल्स पार्टी वालों को देना पड़ेगा जब वो आसिफ अली जरदारी साहब के मतलब बात करते हैं, और वही मार्जिन आपको दीगर जमातों को भी देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, हम जिस तरह अपनी पार्टी और अपने पार्टी के रहनुमाओं के लिए फील करते हैं, अपने मुल्क के लिए कब उस तरह फील करेंगे कि अगर कोई इस मुल्क के तजाद में कोई बात कर रहा है या इस मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, तो वो हमारा अव्वलीन दुश्मन होगा। क्या ये पूरी कौम में इतनी हिम्मत है? अगर है तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, और अगर आप में हिम्मत नहीं है इस बात के लिए, तो फिर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई नजूमी भी आपको अच्छा हाल नहीं बता सकता। अल्लाह हाफ़िज़।